अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। इस वक्त टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये स्टेटमेंट डायरेक्टली रिलेट करता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के करंट सिक्योरिटी नेक्सस के साथ। इसके साथ साथ इम्प्लिसिटली ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ को जो सबसे बड़ा ख़तरा है उसकी बात भी की है। तो हकान फिदान ने ये बात क्या की है, इस बात का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इस वक्त ऑनगोइंग कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत है उसके साथ क्या ताल्लुक है, इसके साथ साथ फ्यूचर में तुर्की के साथ क्या पोटेंशियल कोलैबोरेशंस हो सकती हैं और तुर्की इतना ज्यादा बुलिश क्यों है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ ये डिफेंस पैक्ट साइन करे। तो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने बेसिकली तुर्क मीडिया पर एक इंटरव्यू देते हुए उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट है इसमें तुर्की हिस्सा लेना चाहता है या पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो तुर्की को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो तुर्क फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने ये कहा है कि इसका बेसिक मकसद तो ऐसे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स को एस्टेब्लिश करना और एक ऐसा पैक्ट या एक स्ट्रेटेजिक डील साइन करना है कि जिसका मकसद हो आगे बढ़ना, हर डोमेन में आगे बढ़ना और इसकी पार्टिसिपेशन को ब्रॉडर रखा जाए। यानी कि अगर अभी सऊदी अरब पाकिस्तान से बढ़कर इसमें तुर्की आ रहा है तो कल को कुछ और कंट्रीज भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सेम वही कंसेप्ट के जैसे नेटो है, तो उसी के मुकाबले में एक मुस्लिम नेटो होनी चाहिए जिनमें मुस्लिम कंट्रीज हों। अभी भी बाय द वे मुस्लिम कंट्रीज के मल्टीपल मिलिट्री पैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उनका कोई काम नहीं है। अभी भी एक मुस्लिम कंट्रीज की यूनाइटेड मिलिट्री मौजूद है जिससे सऊदी अरब वगैरह लीड करते हैं। गल्फ नेशंस उसके कोर पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन उस मिलिट्री को आपने हार्डली कभी भी प्रैक्टिकल जंग में देखा होगा। वो सिर्फ कागजों की हद तक ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट है प्लस इसमें अगर तुर्की आता है, इसका बेसिकली मकसद है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, उनका कंप्लीट एक्सेस इन कंट्रीज के पास हो ताकि एक्सेस और टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें अमेरिका, इवन चाइना, इवन रशिया पर रिलाय ना करना पड़े। सबसे पहली चीज तो टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंस हासिल करना है। इस वक्त हम जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान लॉइटरिंग मिनिशंस को, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स को जिन्हें हम ड्रोन्स कह देते हैं, इनके ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो पाकिस्तान TB2 अकिंजी जैसे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यूज कर रहा है। इन्हें पाकिस्तान ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत खुद बनाता है। इनका सोर्स कोड पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तानी मेड वेपन्स इन पर इजीली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। इसी तरह जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट तुर्की बना रहा है जिसे कान का नाम दिया गया है, पाकिस्तान ऑफिशियली उसका पार्टनर है, उसमें हिस्सेदार है। सिंपल एज दैट हम ये समझ सकते हैं कि कान एयरक्राफ्ट की एक एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन के डोमेन में फैक्ट्री पाकिस्तान में भी खुलेगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स का वेरिएंट होगा कान एयरक्राफ्ट का, उसमें पाकिस्तान स्पेसिफिक चेंजेस की जाएंगी, उनमें अपग्रेड्स पाकिस्तान खुद कर सकेगा और वो तमाम चीजें इंप्लीमेंट करके ही उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। अब इस वक्त जो एक वीक लिंक हमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान देखने को मिलता है वो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को फंड करने में, क्योंकि पाकिस्तान के भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑनगोइंग हैं जिनमें लॉइटरिंग म्यूनिशन से लेकर फाइटर जेट्स, फिर इवन नेवल डोमेन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। जिना क्लास फ्रिगेट हमारे सामने है। आर्मी इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पर, रेडार्स पर, देन इवन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर काम कर रही है। तो इस तरह तुर्की के भी आप प्रोजेक्ट्स देखें तो कोई ऐसा वेपन सिस्टम नहीं है जो इस वक्त तुर्की डेवलप ना कर रहा हो। लेकिन सबसे बढ़कर आम चीज ये है कि फंड्स की कमी पाकिस्तान भी फेस करता है और इवन अब तुर्की भी इस चीज को भांप रहा है। तुर्की को भी पता है कि एक ही वक्त में तमाम प्रोजेक्ट्स को रन नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब यहाँ एक आइडियल ऑप्शन है आपके पास, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि सऊदी अरब के पास पैसों की कमी नहीं है और सऊदी अरब के पास कमी है टेक्नोलॉजी की, प्लस सऊदी अरब के पास जो वेपन सिस्टम्स हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन उनका टोटल कंट्रोल सऊदी अरब को अमेरिका ना कभी देता है ना कभी देगा, क्योंकि ये अमेरिका की अपनी डॉक्ट्राइन के खिलाफ है। यही वजह है कि तुर्की इस वक्त पुश कर रहा है कि अपने जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सऊदी अरब जैसी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए कि फंड्स सऊदी अरब जैसी दूसरी कंट्रीज या इवन सऊदी अरब अगर प्रोवाइड करता है तो जो मैन पावर है, जो टेक्नोलॉजी का होल्ड है, वो पाकिस्तान तुर्की के पास है। तो आप एक बेहतर आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं इससे, बजाय कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो आप शुरू तो कर लें। लेट्स सपोज कान एयरक्राफ्ट है, अब कान एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप के बाद चीजें कुछ स्लो हो चुकी हैं। उसमें जाहिर बात है एक तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काफी टाइम लगता है। जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था कान एयरक्राफ्ट का 2024 में जो फ्लाई किया था, वो सिर्फ एक बेसिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था जिसमें 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम को टेस्ट किया गया था। उसमें इवन कंप्लीट मिशन कंप्यूटर सिस्टम भी अपलोडेड नहीं था, तो भी वो तमाम चीजें डेवलप की जा रही हैं। और जब आपका पूरा मिशन कंप्यूटर सिस्टम तैयार होगा, प्रॉपर एवियोनिक्स आपके हाथ में होगी, फिर आप सेकंड प्रोटोटाइप बनाएंगे, देन आप उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम
सिस्टम जिसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स, रेडार वार्निंग रिसीवर्स और हाई एंड लो बैंड जैमर्स, ये तमाम चीजें हैं जो आप डेवलप करेंगे। फिर उस पर सेपरेट टेस्टिंग होगी, वेपन इंटीग्रेशन होगी, फिर हम कहेंगे कि अच्छा जी ये नेक्स्ट जनरेशन 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार हो चुका है। और कान एयरक्राफ्ट में तुर्की इस वक्त ये भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी ऐड किया जाए, कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी ऐड करें, जैसा कि मैन अनमैन टीमिंग है। तो ये वो तमाम चीजें जो रिसोर्सेज मांगती हैं। अब रिसोर्सेज एक हद तक पाकिस्तान पुट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास उतने ज्यादा फंड्स और रिसोर्सेज नहीं है कि एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने ओन पर फंड किया जा सके। उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर F-17 थंडर के बहुत बड़े ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें से आप 50% चाइना को देंगे, बाकी आपके पास अगर आता है तो उससे आप फंड कर सकते हैं। बट वो भी इनफ नहीं है। अगर आप एक आउटस्टैंडिंग चीज क्रिएट करना चाहते हैं जो फ्यूचर की अमेरिका, चाइना और रशिया के इक्विपमेंट को भी टक्कर देती हो, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और यही चीज टर्किश फॉरेन मिनिस्टर भी दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया इस वक्त काफी ज्यादा पोलराइज्ड है। मतलब एक तरफ अमेरिका धमकियां लगाता है कि भाई हमारे साथ इस चीज में हमें सपोर्ट करो, दूसरी तरफ चाइना है, फिर रशिया भी है। तो उनका ये कहना है कि इस पैक्ट में हम ऐसी कंट्रीज इंक्लूड करेंगे, या इस पैक्ट का बेसिकली मकसद ये होगा कि डीपोलराइज किया जाए, कि इस पैक्ट में जो जो कंट्रीज हो उनका अपना स्टेक हो। और जब आप एक पावरफुल एंटिटी का हिस्सा होते हैं, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, तो तब आप कई मामलात में डिसएग्री भी कर सकते हैं, अपनी बात मनवा भी सकते हैं। इसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट है वो ये भी पूछते हैं कि क्या इस डिफेंस पैक्ट को साइन करने का या इस डिफेंस पैक्ट को एस्टेब्लिश करने का मकसद किसी मुल्क से लड़ना है। बेसिकली वो बात अमेरिका और इजराइल की कर रहे हैं। तो इस पर हकान फिदान ने कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया, बट उन्होंने ये कहा है कि जब आप कोई भी सिक्योरिटी पैक्ट साइन करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि कुछ अननोन कंट्रीज की तरफ से जो आपको खतरात हैं उनको एक बड़ा खतरा बनने से पहले ही काउंटर किया जा सके। सो यहाँ जो एक बड़ा खतरा बन रहा है मुस्लिम कंट्रीज के लिए, वो हम सबको पता है कि वो कौन है। एक नेक्सस है जिसमें एक तरफ इजराइल है वेस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न साइड पर उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी इंडिया है, फिर इन्हीं दोनों कंट्रीज का एक इत्तेहादी ग्रीस है, यूनान, जो कि तुर्की के सर पे बैठा हुआ है। तुर्की के साथ उनके टेरिटोरियल वाटर को लेकर भी डिस्प्यूट्स हैं। फिर जो जजीरे हैं तुर्की और यूनान के दरमियान, उन पर भी दोनों के डिस्प्यूट्स हैं। तो उस और इजराइल इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात यूनान के साथ, और यूनान के साथ क्यों है? क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए। सो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको इस वक्त कंसीडर किया जा रहा है। इन पर क्या नई डेवलपमेंट्स होंगी उन पर भी हम आपको आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।